सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेश कुमार जहांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम ऑनलाइन ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैंने विशेष रूप से बीए पार्ट प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की छात्राओं के लिए तैयार किया है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रूप में ये मेरा प्रथम प्रयास है। आशा करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने इस अध्ययन में बीए पार्ट प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए इसमें कला का अध्ययन किया है। कला को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ललित कला एवं दूसरा भाग है उपयोगी कला। अब हम शुरुआत करते हैं अध्ययन के मुख्य बिंदुओं से। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कला के अर्थ का, तत्पश्चात विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कला की विभिन्न परिभाषाओं का, उसके पश्चात कला के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कलाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, ललित कला एवं उपयोगी कला। ललित कला भी दो भागों में विभाजित है। पहला है दृश्य कलाएं अथवा रूपप्रद कलाएं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला शामिल है। दूसरी है प्रदर्शनकारी अथवा मंचीय कलाएं, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य एवं नाट्य कला शामिल है। दूसरी जो कला है उपयोगी कला, इसमें काष्ठ कला, स्वर्णकारी, सिलाई कला, लोहारगिरी, ठठेरा का कार्य इत्यादि कलाओं का हम अध्ययन करेंगे। अंत में हम ललित कलाओं व उपयोगी कलाओं में असमानताएं व समानताएं का भी अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करते हैं कला के अर्थ से। अगर हम कला का शाब्दिक अर्थ जानें तो कला जो शब्द है वो पाश्चात्य शब्द अंग्रेजी के आर्ट का ही हिंदी रूपांतरण है। इसी प्रकार से यह लैटिन भाषा के आर्स का हिंदी रूपांतरण है। इसी प्रकार से यह ग्रीक या यूनानी शब्द टेक्ने TEXVEN का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्राचीन अर्थ शिल्प अथवा क्राफ्ट इसे कहा जाता है। जी हाँ, शिल्प जिस प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं, किसी भी मूर्ति के लिए मूर्ति शिल्प या किसी काष्ठ के लिए काष्ठ शिल्प, इसी प्रकार से उस मूर्ति को बनाने वाला होता है शिल्पी अथवा शिल्पकार। काष्ठ को बनाने वाला काष्ठ शिल्पी भी उसको हम कह सकते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में भी कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का अधिक प्रयोग होता था। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। जी हाँ, मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव और विचार वो उद्वेलित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इन भावों में वो कभी तो दुखी रहता है तो कभी प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन से वह किस प्रकार का चित्रण कार्य करता है और दुखी मन से वह किस प्रकार की अभिव्यक्ति कर सकता है, ये इसमें शामिल है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। चित्रकार के विचारों में या कल्पना में जब तक वो चित्र अमूर्त रूप में होता है तब तक वो किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही वह उस चित्र को वह कुछ माध्यमों द्वारा मूर्त रूप प्रदान करता है तो वह सबके सामने अभिव्यक्त हो जाता है उस सुंदर रूप में, जिस सुंदर रूप की कल्पना उसने पहले अपने मन में करी थी, और उसको वह पेपर पर या दीवार पर या कहीं भी अभिव्यक्त कर देता है। उसी का नाम ही कला है। कल्पना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा हो सकती है। अब हम उदाहरण ले, जैसे अगर कोई चित्रकार कोई दृश्य को देखेगा तो उस दृश्य को देखने के बाद उसके मन में आए उन सुंदर भावों को वह किस प्रकार से प्रकट करेगा, तो वो चित्रकार मुख्य रूप से उन्हीं साधनों को काम में लेगा जो चित्र में साधन काम में आते हैं। उन साधनों में वह पेंसिल, ब्रश, पेपर, शीट, इन विभिन्न माध्यमों को काम में लेगा। उसके साथ में अगर उसको सजीव रूप प्रदान करेगा रंग भरने में, तो वह रंग, ब्रश इत्यादि माध्यमों को भी काम में लेगा। अगर वह मूर्तिकार होगा तो वह मूर्ति बनाने के लिए विशेष माध्यमों को, जैसे सीमेंट, पत्थर,
बजरी इत्यादि माध्यमों को भी काम में लेगा। अगर वह वास्तुकार होगा तो वास्तु से संबंधित साधनों को वह काम में लेगा। अलग अलग माध्यमों में वह कला विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। यह अभिव्यक्ति जिस भी माध्यम एवं जिस भी प्रकार से हो वही कला के अंतर्गत स्थान रखती है। श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंतः मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है। मानव के दो मन होता है, एक तो आंतरिक मन जो अंतः मन है, एक चेतन मन जो बुरी भावनाओं जो गलत भावनाओं को, जो बुरी भावनाओं को बाहर आने से रोकता है, वो चेतन मन है और वह केवल नैतिकता को ही बाहर आने देता है। इसलिए श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म होता है दोनों के परस्पर सहयोग से। ऐसी कला कभी अनैतिक नहीं हो सकती, क्योंकि उस कला में समाज के कल्याण व परोपकार की भावना ही निहित होती है। अब हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे सामने एक चित्र है, महान कलाकार यामिनी राय द्वारा निर्मित, जिसका टाइटल है माँ और बच्चा, जिसमें माँ और बच्चे की आकृति है। इसमें माँ के वात्सल्य और प्रेम का स्वरूप हम देख सकते हैं। इसमें अगर तकनीकी अध्ययन करें चित्र में तो रेखाएं इसमें सरल और मोटी रेखाएं इस चित्रकार ने काम में ली है। रंगों को इसने समतल परतों के रूप में लगाया है और विशेष रूप से इसमें जो खनिज और सस्ते रंग है, मिट्टी के रंग है, वो इसमें काम में लिए हैं, जिसमें इसने मात्र 3-4 रंगों से ही इस चित्र को पूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरा हम यह प्राकृतिक सुंदर दृश्य देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह कल्पना की एक सर्वोत्तम या सुंदर अभिव्यक्ति है। किसी चित्रकार द्वारा निर्मित यह श्रेष्ठ कलाकृति है, जिसमें एक पक्षी है और कुछ प्राकृतिक दृश्यों में जैसे पुष्प और पेड़ पौधे इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कलाओं की संख्या की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विभिन्न जो ग्रंथ है उन सब में विभिन्न विभिन्न संख्याओं में कलाएं निर्धारित है। जैसे ललित विस्तार है, उसमें 86 प्रकार की कलाएं, प्रबंध कोश में 72 प्रकार की कलाएं है, कालिका पुराण में 64, कामसूत्र, कादम्बरी, काव्य शास्त्र, अग्नि पुराण, बौद्ध और जैन संप्रदाय के ग्रंथों में इन सब में 64 प्रकार की कलाएं शामिल है। इस प्रकार से अधिकांश सूचियों में जो कलाओं की संख्या है वो 64 ही सर्वमान्य है। अतः कलाओं की संख्या 64 कही जा सकती है। अब हम बात करेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं की। टॉलस्टॉय ने अपनी परिभाषा में कहा है, कला एक मानवीय चेष्टा है। मनुष्य अपने जीवन में साक्षात्कार की हुई भावनाओं का अथवा भावों की प्रक्रियाओं को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्दों द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि देखने या सुनने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि सर्वप्रथम इसने माना है कि कला एक मानवीय चेष्टा है। चेष्टा कुछ भी हो सकती है। मानव हर प्रकार के मूवमेंट करता है, वह चलता है, वह बैठता है, उठता है, खान पान, रहन सहन, उसमें भी ये चेष्टा शामिल है। मनुष्य अपने जीवन में साक्षात्कार की हुई भावनाओं का वह अपने जीवन में किस प्रकार के दृश्य को वह देखता है, साक्षात्कार करता है और वो अनुभूत करता है या उनको भावों की प्रक्रिया को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करें। अब देखिए इसमें अलग अलग माध्यम काम में आ रहे हैं। इसमें रेखा है, इसमें रंग भी है, इसमें ध्वनि भी है और शब्द भी है। तो इसमें कलाकार कोई एक नहीं है, इसमें विभिन्न कलाकार है। इसमें चित्रकार भी है, इसमें संगीतकार भी है, इसमें कवि भी है। तो विभिन्न जो कलाकार है वो अपने विभिन्न विभिन्न माध्यमों द्वारा उस दृश्य को, उस सुंदर दृश्य को जिसको उन्होंने अनुभूत किया है, उसको विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने अपने श्रेष्ठ माध्यमों द्वारा वो इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि जो दृश्य उन्होंने देखा है वो इस प्रकार से अभिव्यक्त को हो कि देखने वालों में या फिर सुनने वालों में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए जो उस समय उस दृश्य को देखते हुए उस चित्रकार या फिर उस कलाकार के मन में अनुभूत हुए थे। उदाहरण के लिए आपके सामने 2 चित्र प्रस्तुत है।
प्रथम चित्र में एक वृद्ध औरत जो है वो सब्जियां बेच रही है, जो सड़क के किनारे बैठी हुई है और वस्त्र को फैला करके उसमें उसकी जो सब्जियां हैं वो रखी हुई है। उसके जो वस्त्र देख सकते हैं तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है इन वस्त्रों से उसका पता चलता है। और दूसरा चित्र देखें तो उसमें दो कामगार औरत और पुरुष जो टोकरियां बुन रहे हैं। तो एक तरह से मेहनतकश जीवन की झलक इसमें हम देख सकते हैं। किसी चित्रकार ने अगर ये दृश्य देखा होगा तो इस दृश्य को उसने अपनी भावनाओं से अनुभूत किया और फिर बाद में पेपर पर उसने विभिन्न रंगों द्वारा उसने सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया है। इनको देखने के बाद दर्शक के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो जाएंगे जो भाव उस चित्रकार ने अनुभूत किए थे। इसी प्रकार से यह ग्रामीण परिवार का जो दृश्य है, इस दृश्य में देख सकते हैं कि एक चारपाई के दोनों तरफ एक वृद्ध युवक और एक औरत दोनों मिलकर इस चारपाई को बुन रहे हैं। उन्हीं के बगल में एक औरत जो बैठी है वो सूत काट रही है, जिसके बगल में एक बछड़ा भी है। एक ग्रामीण परिवार का यह दृश्य है। तो ग्रामीण मेहनतकश जीवन की झलक हम इसमें देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कला की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस परिभाषा को हम अच्छे से समझेंगे। जैसा कि इस चित्र में मैंने दिखाया है, मैंने जो सत्य है केवल उसी को दिखाया है, जैसे सूरज है, जैसे चंद्रमा है, आकाश है, धरती है, पहाड़ है, ये जो प्रकृति है, पेड़ पौधे है, समुद्र जल है, नदियां है, इन सबको इस चित्र में जैसे हम देख सकते हैं। ये प्रकृति है, जो प्रकृति अपना रूप तो परिवर्तन कर सकती है लेकिन यह प्रकृति कभी मिट नहीं सकती है। और ये सत्य है और सुंदर भी यही है और यही ईश्वर की एक अनुपम कृति है और यही कला है। यह रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है। इस चित्र में हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कला सत्य है, सुंदर है और यह स्थायी है। यह अब हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। अब इन्होंने कला को सत्य की अनुकृति कहा है। जिस प्रकार से हमने रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा को समझा, कला सत्य है, सुंदर है, उसी प्रकार से इन्होंने कला को सत्य की अनुकृति कहा है। हम जो सामने जो प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, सूरज, चांद या धरती, आकाश, वो भी दृश्य देख रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन जो चित्रकार उस सत्य को निर्मित करता है वो उस सत्य की भी अनुकृति करता है। पहली जो रचना है, जो सत्य रचना है, वो ईश्वर की अनुकृति है। तो उस सत्य की अनुकृति उसकी रचना करता है। उसकी रचना करने वाला जो चित्रकार है वो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार वो ईश्वर है और उसकी अनुकृति करने वाला जो चित्रकार है वो मनुष्य है। तो वह मनुष्य अनुकृति की भी अनुकृति करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये प्राकृतिक दृश्य है जिसमें कुछ पत्थर, पेड़ पौधे आप देख सकते हैं और पृष्ठभूमि में पहाड़ और आसमान भी आप देख सकते हैं। एक विद्वान अरस्तु ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। अब इस परिभाषा को हम समझेंगे। उन्होंने जो कहा है कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। वैसे मनुष्य, अगर हम बात करें तो इतिहास की, तो इतिहास से लेकर के वर्तमान तक वह प्रकृति में ही रहता आया है और प्रकृति का कभी विरुद्ध नहीं हुआ है। अगर कभी वह प्रकृति के विरुद्ध हुआ है तो उसे प्रकृति का प्रकोप भी झेलना पड़ा है। जैसा कि इन प्राकृतिक दृश्यों में देख सकते हैं, उसने विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्यमय अनुभवों को उन्होंने अनुभूत किया और उनको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये समस्त प्राकृतिक दृश्य, जिसमें प्रथम दृश्य आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले और पहाड़ पृष्ठभूमि में दिखाए गए हैं। ये प्राकृतिक दृश्य है। उसने जो अनुभूत किए थे उस प्राकृतिक दृश्यों का अनुकरण मानव ने किया है। इसी प्रकार से ये दूसरा दृश्य आप देख सकते हैं जिसमें सूरज कुछ लालिमा लिए हुए है, पेड़ पौधे है और झरने का दृश्य है। ये उसी की अनुकृति है, उसी का प्राकृतिक दृश्य का अनुकरण इसमें सुंदर रूप में किया है। और ये तीसरा जो सौंदर्य में जो दृश्य आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक दृश्य जिसमें पानी है, ताल तलैया जो तालाब, उसके बगल में जो पेड़ पौधे और पत्थर, जो चट्टाने जो है, उनका दृश्य उसने
अनुकरण रूप में, सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम कला की सामान्य जो परिभाषा है उसकी बात करें तो इसमें कहा गया है, अनुभूति अथवा कल्पना द्वारा जिस बिंब की सृजना मन में होती है वह अमूर्त होता है, किंतु उसे अभिव्यक्त करने हेतु कुछ सांसारिक उपादानों की आवश्यकता होती है और यह उपादान अपने सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा कला रूप बन जाते हैं और अनुभूति या कल्पना कलाकृति के रूप में सजीव हो उठती है। इस सामान्य सी परिभाषा को हम अब अच्छे से समझेंगे। कोई भी हम एक कलाकार ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि चित्रकार है। चित्रकार ने किसी भी वह प्राकृतिक दृश्य को देख करके इतना भाव विह्वल हो गया कि अब वो दृश्य उसके मस्तिष्क में बैठ गया, उसके हृदय में समा गया है। तो अनुभूति अथवा कल्पना द्वारा जिस बिंब की सृजना मन में होती है वह अमूर्त होता है। जो दृश्य उसने देखा वो उसके मन मस्तिष्क में, उसके हृदय में है, वो अभी तक अमूर्त है। अब उसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, वह अभिव्यक्त करने के लिए कुछ सांसारिक उपादानों को काम में लेगा। मैं बात कर रहा हूं चित्रकार की, तो वह चित्रकार है, वो सांसारिक उपादान जो काम में लेगा उसमें उसके रंग, ब्रश है, उसके रेखाएं, उसमें जो पेंसिल है, वह उस पेपर है, दीवार है, फर्श है, वो किसी के ऊपर भी उस चित्र को उकेरेगा, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा और यह उपादान अपने सौंदर्यात्मक प्रस्तुति या सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा कला रूप बन जाते हैं। और ये जब उपादान अपना कार्य करते हैं, जब रंग, रेखाएं, ये जो सभी मिलके अपना जो काम करते हैं, सुंदर प्रस्तुति जो देते हैं, एक विशेष कला रूप बन जाते हैं और अनुभूति या कल्पना कलाकृति के रूप में सजीव हो उठती है। जिस प्रकार से किसी चित्रकार ने, आप देख सकते हो, दो तस्वीर आपके सामने है। एक तस्वीर एक कलाकार की है जो चित्रकार है और दूसरी तस्वीर एक कलाकार है जो मूर्तिकार है। दोनों ने अपने अपने सांसारिक उपादानों से चित्रों की और मूर्ति की सृजना की है। ये दोनों कला रूप आप सामने देख सकते हो। इसी प्रकार से यह प्राकृतिक दृश्य जो आप देख रहे हो, ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जो किसी चित्रकार की रचना है। आप देख सकते हो किस प्रकार से वह भाव विह्वल हुआ होगा, कितना प्रसन्न हुआ होगा वह चित्रकार, और उसने अपने भावों की अभिव्यक्ति सुंदर रूप में कुछ सांसारिक उपादानों को काम में लेकर के, और उन्होंने पेपर पे इस प्रस्तुति को मूर्त रूप प्रदान किया है। अतः कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहां अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य के सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक चित्रकार तत्वों, जिनमें रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल शामिल है, इसी प्रकार से संयोजन के सिद्धांतों, जिनमें लय, प्रवाह, संतुलन, प्रमाण, एकता, सहयोग एवं परिप्रेक्ष्य इत्यादि शामिल है, इन सब का प्रयोग करके एक सुंदर कलाकृति की रचना करता है, अपनी भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति करता है। अतः कह सकते हैं कि सुंदर रचना वह है, या सुंदर कलाकृति वह है, या कला वह है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति करता है। सर्वश्रेष्ठ जो कलाकार है वह ईश्वर है, और मनुष्य जो मानव कलाकार है वह केवल सत्य की अनुकृति करता है अथवा अनुकृति की अनुकृति करता है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आप सभी को कला का अर्थ एवं परिभाषाएं भली भांति समझ में आए होंगे। इसी अध्ययन की अगली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं का। धन्यवाद।